बीच बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में चौथे चरण के मतदान के 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। 9 जिले की 59 सीटों पर मतदान जारी है। बूथ के बाहर वोटरों की लंबी कतार नजर आ रही है। सुबह से ही लाइन में लगकर मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और अगर आप भी अपने घरों से नहीं निकले हैं तो निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, 1 घंटा पूरा हो चुका है और शाम 6 बजे तक इसी तरीके से मतदान जारी रहेगा। हर एक तस्वीर लगातार एबीपी गंगा आप तक पहुंचाता रहेगा। बहरहाल मतदान का 1 घंटा पूरा हो चुका है। 9 जिलों की 59 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने पूजा अर्चना की है। 4 तस्वीरें हमें मिल रही है। लखनऊ कैंट से प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह ने ईश्वर की शरण ली है। आज मतदान के दिन चूंकि उनकी किस्मत भी आज कैद होने जा रही है। ईवीएम में सरोजनी नगर से प्रत्याशी हैं अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लखनऊ पूर्व से, वो भी ईश्वर की शरण में पहुंचे सुबह सुबह। और शैलेंद्र सिंह ने भी पूजा आराधना की, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं पीलीभीत सदर से। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चौथे चरण के मतदान से पहले ये जो प्रत्याशी हैं अलग अलग दलों के, और इसमें कुछ बड़े जाने माने चेहरे हैं, बड़े नेता हैं। ये कैसे ईश्वर की शरण में सर्वोच्च सत्ता के सामने पहुंचे ताकि उनकी कृपा उनके ऊपर रहे। रायबरेली चलते हैं पंकज सिंह के पास, और रायबरेली सदर सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है और वहां का हाल वोटिंग का हमें दिखाने और बताने जा रहे हैं पंकज सिंह। क्या हो रहा है वहां पर पंकज, क्या कुछ हलचल है? पंकज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? खैर, हम पंकज के पास चलेंगे। रायबरेली में मौजूद है वो और उनसे हम जानेंगे। लेकिन रायबरेली में इस बार कई सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार 2017 में कांग्रेस के टिकट से जीते 2 विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में। रायबरेली जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा ने इनमें से 3 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 2 सीट पर कांग्रेस और 1 विधानसभा सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। इस बार रायबरेली का रण इसलिए देखने लायक है क्योंकि रायबरेली सदर सीट पर भाजपा ने कांग्रेस से बगावत करने वाली अदिति सिंह को उतारा है, जबकि उनके सामने कांग्रेस के मनीष सिंह ताल ठोक रहे हैं। दूसरी ओर सपा ने आरपी यादव को चुनावी समर में अपना चेहरा बनाया है, जबकि बसपा के टिकट पर मोहम्मद अशरफ किस्मत आजमा रहे हैं। हरचंदपुर सीट पर भी कांटे का मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस के दूसरे बागी राकेश सिंह भाजपा का कमल खिलाने की कोशिश करेंगे, जबकि उनकी राह में सपा के टिकट पर भाजपा की पूर्व उम्मीदवार रही कंचन लोधी के पति राहुल लोधी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वहीं सपा का साथ छोड़ने वाले सुरेंद्र विक्रम सिंह भी कांग्रेस का हाथ थामकर चुनौती पेश कर रहे हैं। ऊंचाहार सीट पर भी इस बार टक्कर अहम है, क्योंकि एक और सपा मनोज पांडे के जरिए जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, जबकि भाजपा अमरपाल मौर्य के सहारे उन्हें घेरने की कोशिश में है। उधर कांग्रेस के अतुल सिंह की दावेदारी को भी मजबूत समझा जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से पंकज सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली में आज आपने देखा समीकरण क्या है। आज वहां पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह जो कुछ कह रही हैं आपको दिखाते हैं। बीजेपी is going to win almost all seats and कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस का सफाया पर संकट में है, कांग्रेस का वजूद रायबरेली में संकट में है। डेफिनेटली वजूद अगर आपको बनाए रखना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और अभी आज 10 तारीख को पता भी चला। राहुल गांधी जी नहीं आए थे, प्रियंका जी 2 दिन के लिए आई थी महज, और हमेशा वो बस चुनाव के टाइम तो आती ही है। चुनाव के टाइम तो उनको दिखना ही दिखना होता है। इस बार की चुनौती महिला वोट बैंक पर बहुत भरोसा है बीजेपी को और आपको। डेफिनेटली भरोसा किस आधार पे? काम के आधार पे भाई साहब, मैडम, काम के आधार पे। पिछले 30 साल से मेरे आदरणीय पिताजी यहाँ से विधायक रहे, सोली बेस्ड ऑन वर्क, और किसी चीज के आधार पे यू कैन नॉट काउंट ऑन एनीथिंग एल्स बट योर ओन वर्क। अब आपको सीधा रायबरेली ले चलते हैं। पंकज सिंह वहां पर मौजूद हैं और वो जो मतदान वहां पे कवर कर रहे हैं। इस दौरान पंकज, अभी आप पुलिसकर्मी से बात कर रहे थे, क्या कुछ हलचल है वहां पर? विशेष कुछ दिखा आपको इस बीच में?
जी, यहाँ पर अभी पुलिस फोर्स यहाँ पर आई हुई थी, वही बात चल रही थी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो अंदर नहीं जाने की परमिशन नहीं दे रही है। तो जो पुलिसकर्मी थे, इंस्पेक्टर थे राघवंश सिंह, उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना है कि चूंकि मैं भी उनके अधीन हूँ, हमको भी अंदर जाने से के लिए मास्क वगैरह का प्रयोग करने की बात कह रहे थे। तो कहें जब कोई आला अधिकारी ही इस पर कोई इंटरफेयर कर सकता है, फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स बाहर ही रोक रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा का विषय भी बना हुआ है। क्योंकि जो हम लोगों को पास मिला हुआ है, जो प्रेस वालों को पास मिला हुआ है, वो पास बूथ के अंदर तक जाने का है, बस जहां पर वोटिंग हो रही है उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो कह रहा है 200 मीटर के दूर आप लोग रहिए। इस तरह यहाँ पर एक हलचल है। हालांकि जो मतदाता है वो मतदाता लगातार आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और जनपद में अभी तक किसी भी मशीन के खराब होने की कोई सूचना भी तक नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से 1 घंटे का मतदान लगभग पूरा हो चुका है। पंकज, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि पास आपको अंदर तक जाने के लिए मिला हुआ है। एक बात जरूर बताएं कि इससे पहले क्या कभी इस प्रकार की टोका टाकी हुई थी जब आप मतदान स्थल पर जा रहे थे या कवर कर रहे थे वहां पर, कभी इससे पहले कोई अनुभव? ऐसा अभी 2007 से लेकर अभी तक ऐसा कोई वो नहीं है जहां पर किसी ने रोका हो। चूंकि पास होने के बाद कभी भी नहीं हुआ कि हम लोगों को अंदर जाने से रोका गया हो। लेकिन ये पहला टाइम है जिस ठीक है पंकज, आपने बात साफ कर दी, आपने बात साफ कर दी। आपको जो पास दिया गया है उसमें आपको किस बात की परमिशन है ये भी आपने साफ कर दिया। उन्नाव चलते हैं रतीश के पास और उन्नाव में वोटिंग का हाल देख लेते हैं, जान लेते हैं और क्या वहां भी कुछ इस प्रकार के बाध्यताएं आप लोग के सामने रखी गई है। रतीश, जो अभी पंकज सिंह रायबरेली से बता रहे हैं, ये जरूर रिपोर्ट करिए। देखिए, फिलहाल किसी तरीके की बाध्यता तो नजर नहीं आती। कुछ देर पहले हमने डीएम और एसपी दोनों से बात की थी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कंट्रोल रूम में भी वो मौजूद थे और निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस तरीके की कोई बाध्यता तो नजर नहीं आई अभी तक। फिलहाल 1 घंटे का मतदान हो चुका है, लेकिन हमारे साथ सुधीर रावत मौजूद हैं जो पूर्व मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के रह चुके हैं। उनसे बात कर लेते हैं और सफीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं और क्या लग रहा है? प्रचंड बहुमत में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। जनता ने ठान लिया है उत्तर प्रदेश के, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब परेशान हो गए। 5 साल तक उनकी उम्मीदें जो हैं चकनाचूर कर दी गई। किसानों की खेती बर्बाद हो गई, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई और आमदनी आधी रह गई। तो इंसान एकदम परेशान हो गया है। अब उसने मन बना लिया पूरी तरीके से कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। 3 चरण हुए, आज चौथे चरण का मतदान है। 3 चरण में हम लोग प्रचंड बहुमत में आ रहे हैं। ये मुद्दे कौन से हैं आप लोग लेके गए, जनता के बीच लेकर के गए उन्नाव में? अगर बात ठीक है रतीश, उन्होंने मुद्दे बता दिए। देखिए, प्रत्याशी महोदय ने अपने मुद्दे बता दिए कि जिन मुद्दों पर उनको अपेक्षा है कि उनको वोट मिलेगा वो उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन कोई बाध्यता वहां पर आप लोगों को रिपोर्टिंग की नहीं है, ये आपने भी साफ किया है। अब हम पंकज सिंह गौड़ के पास चलेंगे और वो हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं। सीतापुर में कैसा मतदान चल रहा है, सीतापुर में लगभग 1 घंटे मतदान का कैसा रहा है, ये सब कुछ हमें दिखाने जा रहे हैं पंकज सिंह गौड़। पंकज, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आप जरूर बताएं कि वहां पर अभी तक आपने कैसा मतदान देखा है। देखिए राजेंद्र, आपको बता दें कि हम खड़े हैं सीतापुर के हिंदू कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज पर और यहाँ पर ये पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं और ये लोग यहाँ पर उन्हीं लोगों को प्रवेश अंदर दे रहे हैं जो जिनके पास मोबाइल नहीं है और वो कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से ये लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है और ये स्काउट गाइड के बच्चे हैं जो यहाँ पर, इनसे जरा सा बात करेंगे। आपके पास आपको क्या यहाँ पे बताना रहता है? सर, यहाँ पे जो विकलांग लोग आते हैं उन लोगों को करना, सर उनके साथ उनको वहाँ पे ले जाना। दिव्यांग जनों के लिए स्काउट गाइड के ये बच्चे यहाँ पर उनको मदद के लिए तैयार हैं और आपको बताते हैं कि सीतापुर में 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है और ऐसे में कतारबद्ध ढंग से लोग पहुंच रहे हैं अपना मतदान करने के लिए। ठीक है, बहुत ये अच्छी तस्वीर, एनकरेजिंग तस्वीर। स्काउट गाइड के बच्चे वहां पर दिव्यांग जो वोटर्स हैं उनकी मदद के लिए वहां पर वॉलंटियर के तौर पर डिप्लॉय किए गए, रखे गए और वो देखिए कैसे अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं सीतापुर में, आपने देखा। अब बांदा आपको लिए चलते हैं। अभय निगम इस वक्त वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं। बांदा में भी वोटिंग हो रही है। बांदा में क्या देखा आपने 1 घंटे में मतदान के दौरान, अभय, और कोई खास बात जो आपने नोट की हो
इस मतदान के पीरियड में वो भी जरूर सामने रखें। जी राजेंद्र, बांदा में 1 घंटे का मतदान हो चुका है लगभग। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और लोग आके शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर अपना मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर हमको किसी तरह की रोक टोक भी नहीं दिखाई गई। जिनके पास है, हम लोगों को किसी तरह की समस्या नहीं हो रही है। हम लोग जाके आराम से कवर कर रहे हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पुलिस अधीक्षक भी आए थे, उन्होंने पूरा जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, लेकिन हालांकि यहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं आई और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से अभी तक का मतदान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बांदा का शहर का और यहाँ पर कई जगह पे लंबी लंबी लाइनें यहाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक, बिल्कुल अभय, हम देख सकते हैं तस्वीरें, बहुत लंबी तो नहीं लेकिन हाँ वहाँ पे मतदाता दिखाई दे रहे हैं, मतदान करने पहुंचे और वहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोगों के लिए, कोई पाबंदी नहीं है इस मतदान की कवरेज करने से, आपको नहीं बताया जा रहा है। लेकिन रायबरेली में जो हमने देखा और पंकज सिंह ने जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसा ही दृश्य लखीमपुर से भी सामने आया था जब विवेक ये बता रहे थे कि उनको मतदान स्थल से बाहर किया जा रहा है और उनके अलावा तमाम मीडिया कर्मियों को बाहर किया जा रहा है। आपको लखीमपुर लिए चलते हैं, वहां की ताजा तस्वीरें देख लेते हैं, जान लेते हैं। विवेक, आपने बताया था जब आपने लास्ट रिपोर्ट किया था वहां से कि आपको मतदान स्थल से बाहर जाने के लिए कहा गया था और मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सुबह 7:30 बजे पहुंचकर मतदान करना था। क्या इस वक्त वहां की स्थिति है? क्या सब कुछ सामान्य और सुचारू रूप से चल रहा है? देखिए राजेंद्र, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आके लगातार दबाव बना रहे हैं कि यहाँ इस मतदान केंद्र से बाहर आप अपनी रिपोर्टिंग करें। लगातार हम दिखाएंगे पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी हुई है और कई बार बातचीत भी हुई, जो मीडिया कर्मी हैं यहाँ पे पत्रकार हैं उनसे बातचीत हुई, बहस भी हुई और वो लगातार आप सामने देख रहे हैं इंस्पेक्टर तिकुनिया है जो फ़ोन पर लगातार बात कर रहे हैं, उनके बगल में CO हैं सुबोध कुमार जायसवाल, वो दोनों यहाँ लगातार बने हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आप लोग बाहर रिपोर्टिंग करिए, क्योंकि मुझे लगता है जो उनके ऊपर कोई दबाव है, क्योंकि 7:30 बजे यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को अपना वोट कास्ट करना था और मीडिया से वो हमेशा से बचते आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया से आमना सामना ना हो, चूँकि उनसे बात करनी है। उनका बेटा आशीष मिश्रा जेल से छूट कर आया है जमानत के बाद, तब से वो बात नहीं कर रहे हैं और मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं। तो आज यहाँ ऐसा मौका था, पूरे देश की निगाह इस मतदान केंद्र पे है। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवीरपुर है, बनवीरपुर गांव जो उनका पैतृक गांव भी है और यहीं वो पास में रहते हैं, उनका पैतृक आवास है। तो इस गांव में यहाँ उनका वोट है, इस गांव में उनको आना था 7:30 बजे यहाँ इस केंद्र पर और इस केंद्र में वोट डालना था, लेकिन समय पूरा हो चुका है, अभी तक वो नहीं आए। आप देख रहे हैं मतदाताओं की लंबी लाइन, 1 घंटा करीब हो चुका है वोटिंग शुरू हुए और मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है। लेकिन अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा दोनों का अभी हमने नाम भी देखा था। मतदान केंद्र में 4 बूथ हैं, 4 बूथ में से एक में जी आप बता रहे हैं कि मंत्री जी अभी पहुंचा नहीं है और आप लोगों को मतदान स्थल के भीतर जाने से रोका जा रहा है और आप बता रहे हैं पुलिस पर कोई दबाव है। इस पर हम बात करेंगे विवेक आपसे, लेकिन हम चलेंगे फिलहाल हरदोई चलेंगे नितिन उपाध्याय के पास और वो नितिन अग्रवाल से बात करने जा रहे हैं। नितिन बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप देख सकते हैं नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। नितिन अग्रवाल से वो बात करके उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, उनकी भावनाएं जानेंगे। लेकिन प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जो कि सरोजनी नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी तस्वीरें मिल रही हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी किस्मत का भी फैसला आज होने वाला है। ये देखिए आप, मंत्री रहे पिछली सपा सरकार में और इस बार सरोजनी नगर से उम्मीदवार हैं। देखिए आप पूजा आराधना करते हुए सर्वोच्च सत्ता की शरण में, ताकि समाजवादी पार्टी को सत्ता मिले और वो चुनकर विधानसभा पहुंचे सरोजनी नगर से। इसके लिए देखिए सुबह सुबह ईश्वर की पूजा आराधना अपने ही आवास पर करते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए इन्हें कई बार आपने देखा होगा। आज देखिए सपत्नीक पूजा आराधना कर रहे हैं, सरोजनी नगर से उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी के, चैलेंज कर रहे हैं वो राजेश्वर सिंह को। राजेश्वर सिंह की तस्वीरें हमने आपको सुबह दिखाई थी, अब आप उनकी तस्वीरें देख लीजिए। सरोजनी नगर में अभिषेक मिश्रा राजेश्वर सिंह को चुनौती पेश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। अभी फिलहाल सवेरे की तस्वीर, सरोजनी नगर के चुनाव परिणाम भी बहुत दिलचस्प होंगे। और अब वापस आपको हरदोई लिए चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास।
नेतृत्व के प्रति है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति है। फिर से 300 पार हम होने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कहते हैं कि सरकार किसी की हो, लेकिन यहाँ तो नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल की सरकार चलती है, तो इस बार तो आप बीजेपी में, तो क्या लग रहा है? नहीं, ये तो मैं यहाँ के लोगों का स्नेह और प्यार मैं कहता हूँ कि उनका स्नेह और प्यार हमारे ऊपर बना हुआ है, और कोई राज नहीं है, कोई वो नहीं है। मैं तो सेवक हूँ और अपने परिवार की सेवा करने आया हूँ, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हरदोई के लोगों ने हमें सेवा करने का अवसर दिया है। अनिल वर्मा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि पासी हमारा वोट है, मुस्लिम हमारा वोट है, इसी वोट पर वो जीतते रहे अग्रवाल फैमिली, तो 50,000 से शुरुआत तो मेरी होने जा रही है। चलिए, तो 10 मार्च को उन्हें पता लग जाएगा। मैं ये बार बार यही कहता हूँ कि ये जो कैंडिडेट्स आते हैं और जो केवल अपनी जातियों के आधार पर चुनाव लड़ने आते हैं, यहाँ से कभी वो जीत नहीं सकते। मैंने बार बार कहा है कि हरदोई में जिन्होंने जाति आधार पर चुनाव लड़ा वो जनता ने उसे नकारा है, स्वीकारा नहीं है, और अगर ये भी ये गलती कर रहे हैं तो जनता इन्हें कभी स्वीकारेगी। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, नितिन जी के साथ बोलना चाहिए? बस हम सब ने बहुत मेहनत करी है और हमें पता है कि बीजेपी ज़रूर आएगी। तो आप समझ सकते हैं, नितिन अग्रवाल नरेश अग्रवाल के बेटे हैं और 2017 में साइकिल की सवारी कर रहे थे, लेकिन इस बार कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं। अपनी जीत का दावा तमाम प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन अब जनता जो है वो किस्मत तय कर रही है तमाम प्रत्याशियों की। मोइन का रुख कर लेंगे जो कि रायबरेली में मौजूद हैं। मोइन, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? अब जब मतदान शुरू हो चुका है, वक्त बीत चुका है, तो कितनी भीड़ आपको मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त मौजूद है रायबरेली के एसजेएस पोलिंग सेंटर पर। शहरी इलाका है, लेकिन उसके बावजूद जो मतदाता हैं उनकी चहलकदमी लगातार देखने को मिल रही है। एक एक कर लगातार मतदाता जो है वो चलते चले आ रहे हैं, अंदर जा करके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। और इस वक्त हम एसजेएस सेंटर पर मौजूद है। यहाँ बता दें आपको कि अंदर की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जिम्मे है। और एक खास तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, खास शख्स से मिलाना चाहेंगे। ये है 86 साल की इनकी उम्र है और आकर के इन्होंने सबसे पहले इस सेंटर पर वोट डाला था। सर, क्या नाम है आप? डॉक्टर नरेश चंद्र। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है एक एक वोट, तो किस तरीके की जिम्मेदारी आप समझते हैं? 86 साल की उम्र है, लेकिन उसके बावजूद आप सुबह सुबह वोट कर्तव्य है। वोट देना अधिकार से अधिक कर्तव्य है, इसलिए हर नागरिक को वोट देना चाहिए और ये सोच करके वोट देना चाहिए कि जिस प्रत्याशी को हम वोट दे रहे हैं वो समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। जाति संप्रदाय इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों पर रोक लगे। सर, जब आप वोट डालने जा रहे थे तो आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? किन मुद्दों पर आपने वोट? हम इन मुद्दों पर वोट दिया है कि जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो सके, जो किसान हैं उनके छुट्टा जानवर हैं उनकी देख रेख की उचित व्यवस्था हो सके, जैसे किसान अपनी फसल का उचित उपयोग कर सकें, लाभ ले सकें। तो सर, आपने तो आज के युवाओं को आईना दिखाया है। 86 साल की उम्र है, लेकिन सबसे पहले आपने वोट डाला है। आप बैठ जाइए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपने अपना वोट डाल? जी, मैंने वोट डाल दिया है। ठीक। और हमने वोट दिया है, ये रायबरेली है। अच्छी बात है मोइन की यहाँ पर मतदान हो रहा है और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये उनका कर्तव्य है और ये बहुत आवश्यक कर्तव्य है, इसका निर्वहन बहुत आवश्यक है। आपके पास फिर से एक बार वापस लौटेंगे। अभी आपको बताएं कि रायबरेली में इस बार कई सीटों पर मुकाबले दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस बार 2017 में कांग्रेस के टिकट से जीते 2 विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में। रायबरेली जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा ने इनमें से 3 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 2 सीट पर कांग्रेस और 1 विधानसभा सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। इस बार रायबरेली का रण इसलिए देखने लायक है क्योंकि रायबरेली सदर सीट पर भाजपा ने कांग्रेस से बगावत करने वाली अदिति सिंह को उतारा है, जबकि उनके सामने कांग्रेस के मनीष सिंह ताल ठोक रहे हैं। दूसरी ओर सपा ने आरपी यादव को चुनावी समर में अपना चेहरा बनाया है, जबकि बसपा के टिकट पर मोहम्मद अशरफ किस्मत आजमा रहे हैं। हरचंदपुर सीट पर भी कांटे का मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस के दूसरे बागी राकेश सिंह भाजपा का कमल खिलाने की कोशिश करेंगे, जबकि उनकी राह में सपा के टिकट पर भाजपा की पूर्व उम्मीदवार रही कंचन लोधी के पति राहुल लोधी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वहीं सपा का साथ छोड़ने वाले सुरेंद्र विक्रम सिंह भी कांग्रेस का हाथ थामकर चुनौती पेश कर रहे हैं। ऊंचाहार सीट पर भी इस बार टक्कर अहम है।
क्योंकि एक और सपा मनोज पांडे के जरिए जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, जबकि भाजपा अमरपाल मौर्य के सहारे उन्हें घेरने की कोशिश में है। उधर कांग्रेस के अतुल सिंह की दावेदारी को भी मजबूत समझा जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से पंकज सिंह की रिपोर्ट। तो रायबरेली जिले की तमाम सीटें महत्वपूर्ण क्यों हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन किस सीट पर सभी की नजरें बनी हुई हैं आइए आपको ये बता देते हैं। रायबरेली में सदर सीट पर सभी की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां कांटे की टक्कर है। बीजेपी के आदित्य सिंह और एसपी के राम प्रताप यादव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आदित्य सिंह जो कि कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार जीती थी, अब वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी है। आदित्य सिंह अखिलेश सिंह की बेटी हैं। टक्कर क्यों है ये हम आपको समझा रहे हैं। आदित्य सिंह 2017 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती थी, यानी कि कांग्रेस के साथ थी आदित्य सिंह 2017 में, और राम प्रताप यादव दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है। पिछला चुनाव हार गए थे राम प्रताप यादव, लेकिन इस बार मजबूती से ताल ठोक रहे हैं आदित्य सिंह के सामने। आदित्य सिंह कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और अब ताल ठोक रही हैं 2022 के इस रण में। और अब बात एक चर्चित तस्वीर की भी आइए कर लेते हैं। लखनऊ में आज वोटिंग जारी है। सोशल मीडिया से मशहूर हुई पीठासीन अधिकारी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने लखनऊ के वोटर से वोट की अपील की है। आपको भी सुनवाते हैं उनकी वोट अपील। तो देखिए, ये दोनों ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और पीठासीन अधिकारी रीना द्विवेदी ने अपने स्टाइल से बहुत सारी सुर्खियां बटोरी। नमस्कार, मेरा नाम रीना द्विवेदी है और उत्तर प्रदेश की अपनी तमाम जनता के साथ मैं भी इस लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग कर रही हूँ। मेरा सिर्फ डेली इनसाइडर के माध्यम से आप सबसे यही निवेदन है कि प्लीज़ भारी से भारी मात्रा में वोट करें। अपने साथ अपने परिजनों, अपनी जान पहचान के सभी लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करें, क्योंकि याद रखिए, पहले मतदान फिर जलपान। इधर सोनभद्र में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 7 मार्च को मतदान होना है और ऐसे में नेताजी जनता को रिझाने के लिए कोई कसर वहां पर नहीं छोड़ रहे। भाजपा के प्रत्याशी और रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से विधायक भूपेश चौबे का त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रचार के दौरान बिल्कुल अलग अंदाज दिखाई दिया। विधायक जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में हुई गलती को मानते हुए मंच से कान पकड़कर उठक बैठक की। आइए अब देखते हैं बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा को। कि आपको ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कि अपनी आप खुद की सरकार चुन सकते हैं, और उसी का मताधिकार हमारे पूरे परिवार ने आकर के अभी यहाँ पर किया है। सर क्या कहेंगे 10 मार्च को जो नतीजे आ रहे हैं? 10 मार्च को देखिए, जो 3 जगह वोट पड़ चुके हैं, 3 फेज में पड़ चुके हैं, वहाँ पर एक तरफा वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ा है। और जिस तरीके से आज भी वोट आप देखेंगे, शाम को 6 बजे आंकड़े लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो आज के फेज खत्म होते होते पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित हो गई। ये सबको पूरे प्रदेश को मालूम हो जाएगा, क्योंकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। उन्होंने पहले दे करके दिखाया है। उसके बाद पिछले 10 वर्षों में लोग जितना परेशान रहे, उससे परेशान होकर के एक तरफा अब की बार बीएसपी को वोट देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी गायब हो गई है। उन लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने गठबंधन वाले साथियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं। बौखलाहट में आपने देखा किस तरीके से मथुरा में जब उनको पता लगा कि दलित समाज के लोगों ने एक भी वोट नहीं दिया, एक तरफा वोट दिया है बहुजन समाज पार्टी, तो उनके साथ में मारपीट की है। तो ये सब दिखाता है कि उनकी बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है। वो जान चुके हैं कि वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं। और जिस तरीके से एक तरफा आपकी वोट सर्व समाज का, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के। अब उन्नाव सांसद साक्षी महाराज की बात सुन लेते हैं।
उन्नाव में भी मतदान चल रहा है और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज भी जाहिर सी बात है सक्रिय हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, बीजेपी के सांसद हैं वो। और उन्नाव में जो ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, पिछली बार बीजेपी ने लगभग वहां पर स्वीप ही कर दिया। एक सीट को छोड़कर 5 सीटें बीजेपी ने वहां पर हासिल की। वहां पर उनसे सहयोगी, हमारे जो सहयोगी हैं उनसे उन्होंने बात की। आपका स्वागत है महाराज जी। ये बताइए कि प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है इस बार तमाम। प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगी हुई है, प्रतिष्ठा सपा की दांव पर लगी हुई है, क्योंकि सपा इटावा से ज्यादा, मैनपुरी से ज्यादा उन्नाव को सपा का गढ़ अपना समझती थी। और आज स्थिति है कि समाजवादी पार्टी को 6 विधानसभाओं में से एक भी विधानसभा पर जमानत नहीं बचा पा रही है, जमानत बचाने के लाले पड़े हैं। और हम 6 की 6 विधानसभा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से जीत रहे हैं। इसलिए जो कुछ समस्या है वो उनके लिए है, साक्षी महाराज के लिए, भाजपा के लिए, योगी मोदी के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या देखते हैं? चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है, 7 चरणों में मतदान होना है, और क्या तस्वीर निकल के आएगी? मैंने जो देखा है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, भारतीय जनता पार्टी हर चरण में बढ़ती चली गई है, बढ़ती चली गई है। और चौथे चरण में मुझे लगता है कि जो हमारे पहले सीटें थीं उससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। जैसे आप उन्नाव में बैठे हैं, उन्नाव में 5 हमारी विधानसभा थी, इस बार हम 6 की 6 लेके आ रहे हैं, तो चौथा चरण भी कमाल करेगा। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज अपनी बात को कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और सरकार भी बनने जा रही है। उन्नाव से कैमरामैन पंकज निगम और सहयोगी आशीष गौड़ के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो वही चौथे चरण में भी वोटर्स के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको लखीमपुर खीरी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बुजुर्ग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह सुबह बहुत ज्यादा वक्त अभी हुआ नहीं है मतदान शुरू हुए, लेकिन अपने घरों से लोग निकल रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बुजुर्ग और ये एक दिव्यांगजन है जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लखीमपुर की तस्वीर आपने देख ली। आपको बताएं कि लखनऊ उत्तर से सपा प्रत्याशी पूजा शुक्ला पहली बार चुनावी मैदान में हैं और हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने उनसे बात की है और इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर सपा एजेंट्स को बाहर करने का आरोप लगा दिया है। नई हवा है, नई सपा है और लखनऊ की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की 26 साल की पूजा शुक्ला हमारे साथ हैं, जो उत्तरी से प्रत्याशी हैं। जी आज मतदान हो रहा है। जी, आज मतदान हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद दे रहे हैं निरंतर, और मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा पहला चुनाव है और मुझे इतनी माताओं, बहनों, बुजुर्गों से और युवा साथियों से आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि लेकिन बड़े दुख की बात है कि जगह जगह पर मशीनें खराब निकल रही हैं, ईवीएम खराब निकल रही है, जगह जगह पर हमारे लोगों को, एजेंटों को बाहर कर दिया जा रहा है। अभी यहीं की बात मैं करूँ तो महर्षि विद्या मंदिर में भी ऐसा हुआ, हमारे एजेंट सुबह से खड़े थे, इनको अंदर नहीं एजेंट बनाया जा रहा था। बहुत बहस वाद विवाद के बाद यहाँ पर इनको एजेंट बनाया गया। बायस्ड चुनाव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपार जन समर्थन मिल रहा है और मुझे लगता है कि 2022 में जो 10 मार्च को परिणाम आने वाला है, विजय सुनिश्चित है। अच्छा, लड़कियों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है, तो लड़कियों की सुरक्षा उन्होंने दिया है, तो फिर तो समाजवादी पार्टी कैसे मुकाबला करे? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं ने देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है, हाथरस में एक दलित परिवार की बेटी को आधी रात में जला करके मार दिया गया। और सबसे बड़ी बात है उन्नाव की वो बेटी जिसको सिर्फ मारा ही, जिसको सिर्फ उसके साथ बलात्कार ही नहीं किया गया, उसके बाप को थाने में पीट पीट करके मार दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। और युवाओं का साथ? युवाओं का साथ तो है ही, मैं खुद भी युवा हूँ, मेरे युवा भाई, मेरी बहन सब मेरे साथ है। बुजुर्गों का आशीर्वाद सुबह से मिलना शुरू हो गया है, युवाओं का साथ मिलना शुरू हो गया है। निश्चित 2022 में 10 मार्च को परिणाम आएगा और उत्तर विधानसभा के गरीब परिवार की बेटी विधायक बनेगी। पूजा शुक्ला का आत्मविश्वास आपने देखा। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, शहर उत्तरी लखनऊ। लखनऊ की बात हो रही है तो आपको बताएं कि वहां पर लगातार मतदान चल रहा है। लखनऊ पूर्वी सीट से गठबंधन के प्रत्याशी अनुराग भदौरिया ने इस मौके पर सुबह सुबह पूजा अर्चना की और भगवान से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। उनसे बात की हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। देखिए,
अनुराग भदौरिया के घर पर मौजूद हूँ। वो मतदान करने जाने से पहले पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और भगवान को जो उनके आराध्य हैं उनके नाम लेकर उनका दर्शन पूजन करके वो मतदान करने जाएंगे और क्षेत्र में अपना घूमेंगे। आप देखिए उनकी पूजा की प्रक्रिया चल रही है सुबह से और पिछले बताया जा रहा है कि 1 घंटे से वो पूजा पे बैठे हैं और भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं कि सब कुछ सकुशल हो। पिछली बार लड़े थे तो चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार विजय पताका लहरा सकें, वो लहरा सकें और उनकी पार्टी लहरा सके, इसलिए लगे हुए हैं। अनुराग जी से बात करूंगा। अनुराग जी, आप जो है क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये सबसे पहले प्रसाद खाइए, ये प्रसाद है जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मैंने प्रभु से भी यही कहा है कि ऐसी सरकार बनाइए जो सरकार समाज को आगे ले जाने की बात करती हो। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज को हमेशा से आगे ले जाने की बात करती है, विकास की राजनीति करती है। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि ये हमारे आस्था का विषय है, हम लोग रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन ये मंदिर है, लेकिन लोगों की खुशहाली के लिए मुझे विकास भी तो चाहिए। इसलिए मैं प्रभु से यही कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास की राजनीति होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को जो विकास करती हुई सरकार है, जो सिर्फ एकमात्र समाजवादी पार्टी सरकार है, उसको चुने। बात पूजा पाठ की हो रही है तो अयोध्या का भव्य मंदिर और विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ धाम, तो भारतीय जनता पार्टी उसके नाम पर चुनाव भी लड़ रही है। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, ये मेरा आस्था का विषय है। मेरे घर में देखिए मंदिर है, कितना पुराना मंदिर, हम लोग यहीं पूजा करते हैं। अब इसको हम बाहर तो नहीं बताने जाएंगे, मंदिर को उठा के ले जाएंगे बाहर। ये आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीतिक विषय हमारा होना चाहिए कैसे समाज के अंदर में जो बच्चे उनको रोज़गार मिले, महिलाओं को कैसे अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिले, कैसे यहाँ पे समाज के अंदर